आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे डेटरेंस एट द चेक पॉइंट, यानी भारत और सिंगापुर की इंडो पैसिफिक शील्ड पहल। फिर बात होगी जीएसटी 2.0 की, क्यों ये टैक्स सुधार सीधे कॉम्बैट रेडीनेस में बदल रहे हैं। पावर प्ले के अरीना पे अगर बात करें तो ड्रैगन्स परेड, चीन ने दिखाई ताकत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैमोफ्लाज पेंट के पीछे की क्या है सच्चाई। और अंत में भारत के थिएटर कमांड्स, क्यों ये चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दुनिया की बड़ी डिफेंस हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के सैनिकों ने अलास्का के फोर्ट वेनराइट में संयुक्त लाइव अभ्यास किया। यह अभ्यास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण है। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की तरफ से 450 सैनिक शामिल हुए, जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को और मजबूती देते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस में निर्मित सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट में लगभग 100 मॉडिफिकेशंस को पूरा कर लिया है। इनमें से सबसे अहम बदलाव ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एकीकरण किया जाना है। इन बदलावों के संबंध में HAL ने कहा है कि भारत को मिली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की अनुमति ने उसे इस लड़ाकू विमान को भारतीय जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज और तैयार करने में सक्षम बनाया है। यूक्रेन ने पोलैंड में आयोजित हुए डिफेंस एग्जीबिशन MSPO 2025 में अपने नए प्लायस्तीनिया ड्रोन मिसाइल का स्केल मॉडल पेश किया। यह मिसाइल 650 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बनाकर भेज सकती है। इसके अलावा यह मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और इसमें 100 किलो का वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। चेक रिपब्लिक में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर सुपाकैट के साथ 18 जैकाल एक्सटेंडा लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वाहन चेक स्पेशल फोर्सेस को दिए जाएंगे और उनके पुराने हो चुके लैंड रोवर्स की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की BAE सिस्टम्स द्वारा विकसित किया जा रहा रेजर लो कॉस्ट प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण को पूरा कर लिया है। यह सिस्टम स्टैंडर्ड अनगाइडेड बॉम्ब्स को प्रिसीजन एयर लॉन्च वेपन्स में बदल देता है और हाल ही के परीक्षणों में इसकी सीधे हमला करने की क्षमता साबित हुई है। क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर अनमैन्ड वेसल्स तक भारत और सिंगापुर अपने रक्षा रिश्तों को भविष्य में लेके जा रहे हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए रोड मैप लॉन्च किया। इस समझौते का दिल है टेक्नोलॉजी, चोक पॉइंट्स और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, और केंद्र में है दुनिया का सबसे रणनीतिक जलमार्ग मलक्का जलडमरू मध्य, जहां हर साल 60,000 जहाज गुजरते हैं, जो 1/3 वैश्विक व्यापार और चीन की 80% ऊर्जा आयात लेकर जाते हैं। जो मलक्का को नियंत्रण करेगा वही इंडो पैसिफिक को नियंत्रित करेगा। मलक्का स्ट्रेट सिर्फ 1.7 नॉटिकल माइल चौड़ा, सदियों से समुद्री डकैती, आतंकवाद और नाकेबंदी के खतरे से जूझता रहा है। सिंगापुर अब ड्रोन मदरशिप से अनमैन्ड स्वॉर्म्स छोड़कर इस चोक पॉइंट पर डिजिटल शील्ड बना रहा है। भारत अपनी अंडमान और निकोबार कमांड के जरिए इस आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा बनना चाहता है। दिल्ली के लिए मलक्का सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती PLA नेवी के खिलाफ मैरीटाइम डेटरेंस की फ्रंट लाइन है। तो क्यों अहम है मलक्का? ये चीन की ऊर्जा की जीवन रेखा है, वैश्विक व्यापार की धड़कन है, समुद्री डकैती और आतंक का अड्डा और भारत के लिए रणनीतिक लीवरेज।
बीजिंग के लिए यह है मलक्का डायलेमा, एक ऐसा चोक पॉइंट जिसे भारत, सिंगापुर और क्वाड की नौसेनाएं किसी भी संकट में मॉनिटर या इंटरडिक्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि भारत सिंगापुर समझौता सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में बैलेंस ऑफ पावर को दोबारा परिभाषित करने की पहल है। तो मलक्का स्ट्रेट क्या है, उसकी क्या अहमियत है, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको इस नक्शे के माध्यम से। आप जैसा ये नक्शे में देख रहे हैं, ये मलेशियन पेनिनसुला है और ये इंडोनेशिया है, और इसके बीच से ये जो लाल लाइन है ये मलक्का स्ट्रेट को दर्शाती है, और मलेशिया पेनिनसुला के बिल्कुल टिप पर है सिंगापुर। अब इसकी अहमियत क्या है? देखिए, रणनीतिक रूप से ये बहुत अहम जलमार्ग है। इसकी चौड़ाई, जहाँ पे सबसे पतला जहाँ पर ये है, इसकी चौड़ाई मात्र 1.7 नॉटिकल माइल की है। यहाँ से 60,000 समुद्री जहाज हर साल पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन को या इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन को जाते हैं। 1/3 विश्व का व्यापार इस इलाके से गुजरता है, और 80% चीन की ऊर्जा का आयात भी इसी रास्ते से होता है। अब इसकी अहमियत भारत के लिए क्या है, आइए वो समझने का प्रयास करते हैं। भारत के लिए भी ये व्यापार और ऊर्जा तथा सुरक्षा के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत का व्यापार भी जो पैसिफिक ओशन के जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो होता है वो भी यहीं से गुजरता है। साथ ही अभी हाल में जो भारत और सिंगापुर के बीच में मुआहदा हुआ, उसके हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकल कन्वर्जेंस यहाँ पर होगा तो बहुत अहम है। वहीं इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए ये बहुत अहम है, वो मैं आगे समझाऊंगा। भारत के लिए ये एक रणनीतिक लीवरेज के तौर पर है। जब चीन और भारत की बात होती है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर चीन हिमालय पर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है तो हम वो प्रेशर को कम कर सकते हैं मलक्का स्ट्रेट पे अपना प्रेशर दमखम दिखाकर। तो ये इसकी अहमियत है, और साथ ही मैरीटाइम डेटरेंस की फ्रंट लाइन है। अगर बड़े पैमाने पर उथल पुथल होती है और चीन के साथ में बड़े पैमाने पर गर्मा गर्मी होती है इस पूरे इलाके में, तो भारत की एक बहुत स्ट्रांग नेवी है, और इसी से पूरी दुनिया के लिए ये एक डेटरेंस है, और भारत एक फ्रंटलाइन स्टेट है इस डेटरेंस का। तो मलक्का जलडमरू मध्य की क्या स्ट्रेटेजिक अहमियत है, उसको समझाने के लिए हम इस मैप का सहारा लेते हैं। आइए तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये भारत है, और भारत के पूर्व में ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, और उसके बीचों बीच ये डॉटेड लाइन जो है ये मलक्का जलडमरू मध्य को दर्शाती है। इसके और अगर साउथ में जाएं तो सुंदा जलडमरू मध्य, वो ये वाला इलाका, ये लाइन उसको दर्शाती है, और ये दोनों मार्ग जो हैं एक जगह पर मिलते हैं और उसके बाद में साउथ चाइना सी की ओर चले जाते हैं। और फर्दर ईस्ट में जाएं तो ये है लोम्बाक जलडमरू मध्य। तो ये लोम्बाक जलडमरू मध्य है, और ये भी साउथ ईस्ट एशिया के इन इलाकों से होते हुए पैसिफिक में जाता है या साउथ चाइना सी में जाता है, और यहाँ पर फिलीपींस भी है, पपुआ न्यू गिनी भी है। तो ये मुल्क भी यहाँ पर हैं जिनकी तनातनी भी चीन के साथ है। और सबसे अगर दक्षिण में जाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ से होते हुए ये एक जलमार्ग है जो इंडो पैसिफिक यानी कि साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन को जाता है। अब इसको सामरिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर एक काल्पनिक अगर युद्ध होता है चाइना और बाकी ताकतों के बीच में, तो भारत, जैसा मैंने कहा था कि फ्रंट लाइन डेटरेंस है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है भारत अपनी नेवी का इस्तेमाल करके, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद होता है तो चीन के पास विकल्प क्या है? चीन सुंदा जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दुविधा यह है कि सिंगापुर यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ पर पड़ता है, और ये भी इलाका सेफ नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे भारतीय नौसेना लगी है तो सुंदा स्ट्रेट भी कोई दूर नहीं है और ये अचूका नहीं रह सकता। और इसके फर्दर ईस्ट में जाएं तो लोम्बाक जलडमरू है, यहाँ पर भी यही समस्या है, क्योंकि आगे वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश हैं
जो कि चाइना से उनका सोच विचार मेल नहीं खाता, तो वो भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में चीन के पास फिर एक और विकल्प है, और वो विकल्प है पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए, पैसिफिक से होते हुए और साउथ चाइना सी और अपने बंदरगाहों तक पहुंचना। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चीन के साथ वो दृष्टिकोण साझा नहीं रखता जो बाकी दुनिया का है, और जो चीन को वो एक थ्रेट के तौर पर देखता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया भी चीन के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। तो इसलिए ये पूरे इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और सबसे ज़्यादा अहमियत स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी मलक्का जल डमरू मध्य की है। भारत और सिंगापुर की साझेदारी अब क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स को समुद्री सुरक्षा से जोड़ रही है। क्वांटम रडार अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन के ग्रुप अटैक्स को पहले से ही समझ सकता है। सेमीकंडक्टर्स की ताकत तय करती है कि साइबर अटैक्स के बाद भी सिस्टम काम करते रहें। इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत और सिंगापुर सिर्फ मलक्का को सुरक्षित नहीं रखते, बल्कि साउथ चाइना सी और बंगाल की खाड़ी तक अपना असर दिखा सकते हैं। ये साफ संदेश है कि इंडो पैसिफिक के रास्ते अब बिना निगरानी नहीं रहेंगे। सिंगापुर ने माना है कि मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में भारत की भूमिका अब बड़ी हो गई है। यह रास्ता सबसे पतली जगह पर सिर्फ 1.7 नॉटिकल माइल्स चौड़ा है। हर साल करीब 60,000 जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। चीन के लिए 80% इंपोर्टेड ऑयल यहीं से आता है, जिसे एक्सपर्ट्स मलक्का डायलेमा भी कहते हैं। भारत की मौजूदगी बढ़ाकर दिल्ली और सिंगापुर एक साफ मैसेज देते हैं, ये रास्ता सेफ रहेगा, लेकिन अगर इलाके की शांति को खतरा हुआ तो इसे लेकर टकराव भी हो सकता है। अनमैन्ड वॉरशिप से लेकर क्वांटम डिफेंसेस तक भारत और सिंगापुर एक नए मैरीटाइम ऑर्डर की नींव रख रहे हैं, और इसके केंद्र में है मलक्का जल डमरू मध्य, चौड़ाई में छोटा लेकिन इंडो पैसिफिक की शक्ति संतुलन में बेहद बड़ा। सियाचिन की बर्फीली चोटियां, -30 डिग्री तापमान, तेज हवाएं, और वहां पर सिपाही मजबूत सिपाही जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और दुआ कर रहा है कि यह मशीन चल पड़े। सालों तक छुपे टैक्स का मतलब था कि एक साधारण स्पेयर, रेडियो बैटरी, ड्रोन रोटर, टैंक का गियर, जरूरत से ज्यादा महंगा, नतीजा पोस्ट तक कम सामान पहुंचना और सरहद पर जिंदगी और मुश्किल होना। लेकिन अब दिल्ली का एक शांत रिफॉर्म सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक गूंज रहा है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल के फैसले ने डिफेंस हार्डवेयर, ड्रोन, रेडियो स्पेयर और राइफल्स पर टैक्स घटाकर 0 या सिर्फ 5% कर दिया। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये वित्त सुधार बदल रहा है कॉम्बैट रेडीनेस को। सालों से सशस्त्र बलों पर एक छुपा टैक्स बोझ था। लगभग 12% प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जीएसटी और कस्टम ड्यूटी में चली जाती थी। आर्मी चीफ 200 ड्रोन्स की मांग करते थे, बजट से सिर्फ 150 मिलते थे, बाकी गया टैक्स में। इसका मतलब हर साल 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान। इतना कि पूरी एक डिवीजन का साजो सामान खरीदा जा सके। अब जीएसटी राहत से यह रिसाव बंद होगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 5 सालों में आर्म्ड फोर्सेस को 60,000 करोड़ की बचत होगी, यानी हर साल 15 से 25,000 करोड़ रुपए। इतना कि पूरे एक आधुनिकीकरण साइकिल को पूरा किया जा सके। तो जमीन पर यह तस्वीर कैसे दिखती है? मान लीजिए बस एक ड्रोन की बैटरी ऊंचाई पर कोई साधारण गैजेट नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। एक ड्रोन बैटरी की कीमत 80,000 रुपए से लेकर 1.2 लाख रुपए की होती है। पहले
उस पर 14 से 30 हजार का टैक्स जुड़ जाता था। इसलिए क्वार्टर मास्टर जरूरी होने पर भी अतिरिक्त बैटरी ऑर्डर करने से हिचकिचाते थे। अब जीएसटी शून्य होने से आगे की चौकियों पर बैटरी का स्टॉक रखना आसान होगा। पहले एक यूएवी पर 1.8 लाख रुपए का टैक्स लगता था, जो अब सिर्फ 50,000 रुपए हो गया है। 2023 से 2030 तक 5,000 ड्रोन्स के इंडक्शन की योजना है। सिर्फ इस सुधार से 10,000 करोड़ की बचत होगी। लद्दाख में पेट्रोल कमांडर के लिए ये मतलब है कि ब्लाइंड घाटियों में पैदल गश्त की जगह यूएवी कवरेज। और वहीं सियाचिन में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के लिए अब ड्रोन बैटरियों को राशन की तरह राशन नहीं करना पड़ेगा। रेडीनेस सिर्फ हथियारों और स्पेयर से नहीं होती, मनोबल से भी होती है। इस साल 1.47 लाख करोड़ रुपए वेतन और पेंशन पर खर्च होंगे, लेकिन अब तक सैनिक परिवारों को ग्रोसरी, स्कूल फीस, दवाइयों और यूनिफॉर्म्स पर भी जीएसटी देना पड़ता था। अब जीएसटी घटाने से परिवारों की जेब में राहत आई है। जवान की पत्नी नया अप्लायंस खरीदने से नहीं कतराएगी। जयपुर में वेटरन्स को दवाइयां सस्ती मिलेंगी। जालंधर, पुणे, अंबाला जैसे बाजारों में रौनक लौटेगी। विधवाओं और डिपेंडेंट्स के लिए ये सम्मान और सुरक्षा की बात है, और सरहद पर तैनात जवान के लिए ये सुकून कि घर पर सब सुरक्षित है। जब एक परिवार खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तब सैनिक भी पूरे ध्यान से मुस्तैदी के साथ दुश्मन से लड़ पाते हैं। यही वजह है कि आर्मी चीफ और सीडीएस दोनों ने इस सुधार का स्वागत किया है, क्योंकि यह सीधे फ्रंटलाइन प्रिपेयर्डनेस से जुड़ा है। अप्रैल और जुलाई में आर्मी चीफ ने कहा हाईएस्ट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस चाहिए। सीडीएस ने नई बीआरओ रोड्स और ब्रिजेस पर जोर दिया, लेकिन सड़क का क्या फायदा अगर आगे ले जाने का सामान ही ना हो। अब जीएसटी राहत से पश्चिमी मोर्चे पर ज्यादा टैंक, आर्टिलरी और सर्विलेंस गियर मिलेगा। उत्तरी मोर्चे पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाइट विजन गॉगल और हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक व्हीकल्स। 2027 तक रेडीनेस मैट्रिक्स यानी गोला बारूद रिजर्व और प्लेटफॉर्म ऑप्टिमम 15 से 20% तक बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़े सीधे हकीकत में बटालियन और डेटरेंस में बदलते हैं। दिल्ली की नज़र में जीएसटी 2.0 एक टैक्स रिफॉर्म है, लेकिन सियाचिन के सिपाही के लिए ये रेडीनेस रिफॉर्म है, क्योंकि अब राइफल्स के अतिरिक्त स्पेयर्स, ड्रोन्स की बैटरियां और रेडियोस जो खामोश हो जाया करते थे, अब वो नहीं होंगे। जोधपुर से त्रिवेंद्रम तक ये मोराल रिफॉर्म भी हैं। परिवार सुरक्षित, वेटरन सम्मानित और कैंटोनमेंट में रौनक, क्योंकि आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं होती, ये उस जवान के भरोसे से होती है जो बर्फीली चोटी पर खड़ा है। हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर और न्यूक्लियर ट्राइड। बीजिंग में चीन की नई परेड केवल तामझाम नहीं थी, ये एक सोचा समझा रणनीतिक संदेश था ताइवान, अमेरिका और भारत को। लेकिन नए हथियारों की चमक धमक के पीछे एक असहज सच्चाई भी छुपी है। इनमें से ज़्यादातर हथियार कभी असली जंग में परखे ही नहीं गए। तो चीन ने आखिर दिखाया क्या, और क्यों इन दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं? सबसे आगे DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो मार्क 5 से ज्यादा की स्पीड पर मनूवर कर सकता है। इसके पीछे DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, चीन की बढ़ती न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा। आसमान में J-20 स्टेल्थ फाइटर, बीजिंग का जवाब अमेरिका के F-35 को। और इसके साथ स्टेल्थ ड्रोन और AI सक्षम आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर परेड को भविष्य की जंग का शोकेस बना दिया। संदेश साफ था, ताइवान के लिए बीजिंग का सब्र सीमित है, वॉशिंगटन के लिए चीन की मिसाइलें, कैरियर्स और पैसिफिक बेसिस को निशाना बना सकती हैं। भारत के लिए
पीएलए लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक और हिमालय से परे डेटरेंस की तैयारी कर रहा है। यह परेड नहीं, एक रणनीतिक थिएटर था, डराने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन यहां आती है असली खाई। कागज पर क्षमता होना और जंग में काम करना अलग चीज है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के HQ-9 एयर डिफेंस और PL-15 मिसाइल की असलियत सामने आई। मिस्ड इंटरसेप्ट्स, असंगत ट्रैकिंग और भारतीय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के सामने कमजोर प्रदर्शन इन हथियारों की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल उठाती है। यही है चीन का पैराडॉक्स। हर साल नए हथियार परेड में दिख सकते हैं, लेकिन बिना जंग में परखे। डिटरेंस तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान पर टिकता है। भारत का जवाब बहुस्तरीय है। लॉन्ग रेंज अग्नि 5 की विश्वसनीय न्यूक्लियर ट्रायड चीन की डेटरेंस को बैलेंस करते हैं। S-400 और आने वाले स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक और स्टेल्थ खतरे का सामना करेंगे। रफाल्स मिट्योर मिसाइल्स, अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 तथा अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय वायुसेना किसी भी हालत में कमजोर ना पड़े। और सबसे अहम, ये हथियार असल ऑपरेशन में परखे जा चुके हैं। परेड ताकत दिखा सकती है पर उसे साबित नहीं कर सकती। चीन के हाइपरसोनिक्स, स्टेल्थ और न्यूक्लियर आर्सेनल चेतावनी देते हैं, लेकिन असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। जहां हमने देखा पाकिस्तान द्वारा संचालित चीन की प्रणालियां ऑपरेशनल सिंदूर में डगमगा गई थीं, वहीं भारत की प्रणालियां मजबूती से खड़ी रहीं और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। ड्रैगन मार्च कर सकता है, लेकिन लड़ सकता है या नहीं, ये अनउत्तरित सवाल है। भारत में थिएटर कमांड्स पर बहस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट की नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की धड़कन है। आलोचक पूछते हैं कि क्या इससे आर्मी और एयरफोर्स के बीच अधिकारों की खींचतान तो नहीं होगी, लेकिन हकीकत यह है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में थिएटराइजेशन अब चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। आज का आधुनिक युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से बदल चुका है। सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक मार करने वाली मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित ड्रोन झुंड और रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस अब जमीन से हवा तक की सीमाएं मिटा चुके हैं। टैंक और इन्फेंट्री तभी आगे बढ़ सकते हैं जब ऊपर से आसमान सुरक्षित हो। आर्टिलरी तभी कारगर है जब उसे ड्रोन और उपग्रह से टारगेटिंग रिपोर्ट मिले। यानी अब सरफेस कमांडर्स को सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान को भी नियंत्रण में रखना होगा। भारतीय वायुसेना का कहना, हमारे पास लिमिटेड एसेट्स हैं, इन्हें सेंट्रल रिजर्व में रखना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, जब तक कोई थिएटर कमांड पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एयर और सरफेस फोर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, युद्ध क्षेत्र में सिनर्जी अधूरी रहेगी। दुनिया ने पहले ही ये रास्ता चुन लिया है। अमेरिका का इंडो पैसिफिक कमांड या चीन के थिएटर कमांड्स। वहाँ जॉइंट फोर्स कमांडर जमीन, हवा और समुंदर की सभी क्षमताओं को एकीकृत करता है। भारत ने भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाकर यही दिशा पकड़ ली है। अब अगला कदम है थिएटराइजेशन। भारत का सुरक्षा वातावरण, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और समुद्र से फैलता इंडो पैसिफिक मल्टी फ्रंट चैलेंज है। इसका जवाब सिर्फ जॉइंटनेस से मिलेगा। थिएटर कमांड्स ही वह ढांचा है जो भविष्य की जंग के लिए भारतीय सेनाओं को तैयार कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो थिएटर कमांड्स किसी सर्विस का अधिकार छीनने की बहस नहीं है, यह आधुनिक युद्ध क्षेत्र की अनिवार्यता है। अगर भारत को 21वीं सदी में युद्ध जीतने हैं तो सेनाओं को मिलजुल कर युद्ध लड़ने होंगे। तो आज का मेरा विचार भी
इसी जॉइंटनेस और थिएटर कमांड को लेकर है। ड्रोन युग का युद्ध क्षेत्र हमें क्या सिखाता है कि आसमान का नियंत्रण ही जमीन पर जीत तय करता है। आज टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और एयरफोर्स सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए अगर भारत को मल्टी फ्रंट खतरों का जवाब देना है तो थिएटर कमांड्स को अपनाना ही होगा। ये चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल सुधार नहीं बल्कि 21वीं सदी की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का आधार है। तो इसी के साथ हम इस डिफेंस डायनेमिक्स के एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें #DD with दानवीर पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी डिफेंस की अहम स्टोरीज को और उनके विश्लेषण को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।